हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका ईएमटी का थर्ड लेक्चर है। तो भाई अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, और कल की क्लास में हमने इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से आपके चार्जेस इक्विलिब्रियम में किस पोजीशन पे होंगे, तो वो पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करें हमने इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देख लिया था और हमने डायरेक्ट ट्रिक भी कर ली थी। तो आज इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रो भी दे दिया था, तो आज की क्लास में हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही। बट आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले अभी तक जो 2 क्लासेस हुई हैं उन पे एक क्वेश्चन है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, पहले वो आपको सॉल्व करना है। गुड इवनिंग मेघकांत। चलिए भाई, 2 क्लास हो गई है, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए भाई, आपके पास क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसे ट्राई करो और देखो क्या आपके पास ऑप्शंस नहीं है, अपना आंसर चेक करो क्या आ रहा है। तो क्या क्वेश्चन है? 2 पॉजिटिव चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस 2a. A test charge Q0 is displaced from the center at a distance x and it starts oscillating. Find the time period of SHM. एक बार ट्राई कीजिए अपने आप, फिर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कंटिन्यू करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है आपके पास कि भाई 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, वो उनके बीच में सेपरेशन कितनी है? 2a। पहले जो क्वेश्चन में लिखा होता है उसको लिखते जाते हैं अपने। 2 चार्ज हैं ये आपके, एक लाइन है, 2 चार्ज रख दिए, 2 पॉजिटिव चार्जेस, मैंने एक ले लिया Q, दूसरा ले लिया Q, और इनके बीच में सेपरेशन है आपका 2Q। और क्या कह रहा है कि कोई भी एक थर्ड टेस्ट चार्ज है Q0, ये इसको हमने सेंटर से डिस्प्लेस किया है एट अ स्मॉल डिस्टेंस x। ये जो आपका डिस्टेंस है, दिस इज स्मॉल डिस्टेंस, यानी सेंटर पे था आपका, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज था Q0, इसको हमने सेंटर से x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया है। अब चाहे आप क्वेश्चन में हमें सिर्फ डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अब चाहे आप उस तरफ डिस्प्लेस कर लो या फिर इस तरफ डिस्प्लेस कर लो, जैसे ही आप इसे डिस्प्लेस कर रहे हो सेंटर से, इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग। तो इसका ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड को कैलकुलेट करना है। देखो कैसे करोगे, पहले ये यहाँ पे है, यानी ये आपका A है और ये आपका A है। अब इसको मान लो मैंने इस तरफ डिस्प्लेस किया है x डिस्टेंस पे, तो सबसे पहले तो देखो ये ऑसिलेशन में कैसे है इसको समझ लो आप। देखो यहाँ पे जब ये सेंटर पे था तो इस पे कितना नेट फोर्स लग रहा होगा? जब आपका ये सेंटर पे था यानी Q0 था, तो पॉजिटिव Q ने इस Q0 को अपनी क्या किया? रिपेल किया। भाई दोनों इसके सेम चार्जेस हैं, यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस है, कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं दिख रहा है, तो यानी सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो पॉजिटिव Q ने इस Q को क्या किया? रिपेल किया इस तरफ, और सेम ही फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे है, तो सेम चार्जेस हैं। देखो इसकी वजह से अगर F1 मान ले और इसकी वजह से F2 मान ले, और ये पहले जब इसको सेंटर पे हम लेके चल रहे हैं तो दोनों से हमारी डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो फोर्स F1 इधर लगा रहा है और F2 ये उधर इसको रिपेल करेगा, ये भी से रिपेल कर रहा है, सेम फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन हमारी, तो हमारा नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो सेंटर में जब ये था तब तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। बट अब इसको क्या किया हमने? थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है। ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लो A, जो कि x डिस्टेंस पे है। तो अब ये ऑसिलेशन में कैसे है इसको समझो आप। अब ये यहाँ पे आ गया है। अब ये बताओ क्या F1 और F2 सेम मैग्नीट्यूड के रहेंगे? डायरेक्शन तो अब भी यहीं पे है, डायरेक्शन तो आपका अब भी सेम है। F1 इसने Q ने इसको क्या किया है भाई? उस तरफ रिपेल किया है, और इस कैपिटल Q ने इसको क्या किया है? उस तरफ रिपेल किया है, यानी ये आपका F1 की डायरेक्शन है और ये आपका F2 की डायरेक्शन है। अभी भी डायरेक्शन तो दोनों अपोजिट हैं, बट अब इनके मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो चुके हैं। कैसे? क्योंकि अब जो है आपका यहाँ से इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी? अगर ये हमारी कंप्लीट A है और ये A है, तो ये कितनी हो जाएगी? इट विल बी x माइनस A, और ये कितनी हो जाएगी आपका
इट विल बी x प्लस ए। तो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका चेंज हो गया है। तो हमारा क्या काम है, पहले हम नेट फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आपका टाइम पीरियड कैसे आएगा। लेकिन यहाँ पे आप इसको पहले ये समझो कि ये आपका ऑसिलेशन में कैसे है। मान लो ये इस पॉइंट पे है, तो हमारा इस फोर्स ने, इस चार्ज ने इसको क्या किया भाई, जैसे ये पास आ रहा है, दोनों में सेम फोर्स, दोनों पे सेम चार्ज है, तो इसको रिपेल करेगा उधर, ठीक है। तो ये इसने F1 की वजह से ये रिपेल होकर वहां पे गया। अब जैसे ही ये यहाँ कहीं आसपास पहुंचेगा, तो आपका ये जो चार्ज है ये आपका F2 फोर्स लगाएगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, अब ये इसको वापस रिपेल करेगा इधर। फिर जैसे ही आपका ये यहाँ पे आएगा, तो आपका इस चार्ज ने फिर से इसको रिपेल किया उधर। अब ये जैसे जैसे चार्ज इसके रिपल्सन की वजह से, यानी F1 की वजह से वहां जाता जा रहा है, तो फिर से आपका ये वाला चार्ज F2 फोर्स लगा रहा है। इसकी वजह से भी आपका, ध्यान से देखिए, पहले इसको समझिए ऑसिलेशन कैसे हो रहा है। जैसे ही आपका चार्ज यहाँ पे आया, इस पे फोर्स लग रहा है F1, जो कि फोर्स ऑफ रिपल्सन है इस चार्ज की वजह से, तो इसने रिपेल किया, मेरा चार्ज, टेस्ट चार्ज उधर जाने लग गया। अब आपका ये वाला चार्ज भी फोर्स लगा रहा है F2, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, तो इसकी वजह से वापस इधर आने लग गया। इसने फिर से फोर्स लगाया रिपल्सिव, ये फिर से उधर जाने लग गया, इस ऐसे ही इसने फिर से लगाया, ये उधर जाने लग गया। तो इस तरह से ये ऑसिलेशन में है हमारा। ये चीज तो समझ आ गई कि किस तरह से ऑसिलेट हो रहा है आपका। अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकालना है हमें। अब टाइम पीरियड के लिए सबसे पहले x डिस्टेंस पे ये अगर डिस्प्लेस हो गया है, a पॉइंट पे आ गया है, तो हम पहले इस पे नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो एक बार आपका F1 लग रहा है, एक आपका F2 लग रहा है। नेट फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। चलो लिख लेते हैं, F नेट विल बी F1 प्लस F2। चलो हमने 2 क्लासेस कर ली हैं, तो जिनको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करके F नेट निकालना आता है, तो अपने आप ही A पॉइंट पे ट्राई करो भाई, कैसे आपका कितना नेट फोर्स आएगा दोनों को ऐड करने के बाद। चलो खुद से ट्राई करो। पहले F1 की वैल्यू लिखो। F1 क्या है, इन दोनों के बीच में फोर्स है, K Q नॉट डिवाइड डिस्टेंस कितनी है आपकी, x माइनस a का होल स्क्वायर। और F2 क्या है आपका, F2 जो है भाई इन दोनों के बीच में फोर्स है, तो आपका क्या हो जाएगा फोर्स, K Q नॉट Q बाय डिस्टेंस कितनी इन दोनों के बीच में, x प्लस, पहले तो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे था ना, A और A सेंटर पे रखा था, अब x से डिस्प्लेस कर दिया हमने ओरिजिन से। अब हमारी इनके बीच में सेपरेशन हो गई है, x माइनस a, सॉरी ये आपका a माइनस x है, ये आपका a माइनस x है। a is greater than x, दिस इज योर a माइनस एक्स एंड दिस इज a प्लस एक्स। तो अब इनके बीच में सेपरेशन हो गई है a माइनस एक्स और ये हो गई आपका a प्लस एक्स। आगे अब हमारा ये ओपन होता है, तो क्या होता है हमारा रिजल्टेंट, सबको पता है भाई, ये आता है आपका वेक्टर सम F1 स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा इसका अंडर रूट। तो अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है थीटा क्या है, और थीटा देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है। अब आपको पता है ये इसको इधर रिपेल कर रहा है और ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, यानी दोनों फोर्सेस मेरा अपोजिट डायरेक्शंस में है। F1 आपका इस तरफ है लेफ्ट की तरफ और F2 आपका राइट की तरफ है, तो दोनों फोर्सेस आपका क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इज 180 डिग्री, थीटा इज 180 डिग्री। और मैंने बता दिया था आपको कि जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 होता है, यानी वो पैरेलल होते हैं, तो आपका रिजल्टेंट का डायरेक्ट आंसर क्या आ जाता है, एडिशन। और जब भी दो वेक्टर आपका अपोजिट होते हैं यानी एंटी पैरेलल होते हैं, थीटा 180 डिग्री होता है, तो आपका रिजल्टेंट क्या आ जाता है, दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो इस केस में मेरा डायरेक्ट में लिख सकती हूँ, इट इज F1 माइनस F2। तो चलो आपके पास ये है, F1 और F2 की वैल्यू सॉल्व कर दो, देख लेते हैं क्या आ रहा है नेट फोर्स। F1 माइनस F2 करो, K Q नोट को मैंने बाहर ले लिया है कॉमन, अपने आप करो, अभी ये तो सिर्फ मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ, अपने आप करो। F इज इक्वल टू F1 माइनस F2 इज इक्वल टू K Q नोट, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन A प्लस
ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। क्या गड़बड़ हुई इसकी। भाई आपका ए स्क्वायर और ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स को क्या लिख सकती हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और बाहर आपका ऑलरेडी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल 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 कैंसिल, ऊपर क्या आ गया आपका 4ax के क्यू क्यू 4ax डिवाइड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपका ये जो x है ये आपका बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू लेस देन a। तो आप इस पे अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, x को यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। भाई अगर a से कंपेयर करेंगे हम तो ये आपका नेग्लिजिबल है x, तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में x को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4k क्यू 4k क्यू क्यू ए एक्स डिवाइड ए की पावर 4। तो a से a कैंसिल, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपका 4k क्यू क्यू एक्स डिवाइड ए की पावर क्यू। ये आ गया मेरा f नेट। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सिंपली मैंने सिर्फ अभी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है, आपका नेट फोर्स इस पे कैलकुलेट किया है और साथ में बस आपका ये अप्रोक्सीमेशन यूज किया है कि एक्स इज मच लेस देन ए। तो अब देखो, हमें पता है जब हमारा कोई भी बॉडी ऑसिलेशन में होती है तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, और वो आपका कौन सा फोर्स होता है भाई, F इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ये होता है, माइनस साइन भी होता है आगे, बट वो आपका डायरेक्शन को शो कर रहा है, हम यहाँ पे सिर्फ ये यूज कर रहे हैं। तो एक बार यहाँ तक एक बार सारे नोट कर लो, देखो फटाफट से एक बार यहाँ तक नोट कर लो क्वेश्चन को। एक बार फटाफट से ये जो नेट फोर्स हमने कैलकुलेट किया है इसको नोट कर लो, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हो गया होगा नोट, अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। आपका नेट फोर्स की क्या वैल्यू आई है, 4k क्यू क्यू एक्स, 4k क्यू क्यू एक्स डिवाइड ए की पावर क्यूब। ये आया है आपका नेट फोर्स। के की वैल्यू पुट कर दो एक बार इसमें, वरना उस के से और इस के से कंफ्यूजन रहेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर क्यूब। अब आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जब भी आपकी कोई भी बॉडी ऑसिलेशन में होती है, क्या वैल्यू होती है उसकी, के इंटू एक्स। दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो, सिंपल। चलो ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2 दोनों को इक्वेट करके हमने देखा 4q क्यू एक्स डिवाइड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इज इक्वल टू के इंटू एक्स। तो x से x कैंसिल, ये आपका 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से आपकी k की क्या वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई भाई q डिवाइड पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। अब आप सबको पता है कि ओमेगा क्या होता है आपका, अंडर रूट के बाई एम होता है, ये तो सबको पता होगा। ओमेगा क्या होता है आपका, अंडर रूट के बाई एम। चलो के की वैल्यू आ गई है, डिवाइड एम करो, इसका अंडर रूट लो, ओमेगा निकाल लो। तो के बाई एम किया पाई एम एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, तो ये आपकी अंडर रूट लिया और ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। अब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड हुआ आ गया,
ओमेगा क्या होता है आपका 2π/t, यहाँ से t क्या हो जाएगा आपका 2π/ओमेगा, और ये क्या वैल्यू आ गई, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/m/ε0 a³ डिवाइड q इंटू क्यू। ये आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि टिफर में आया हुआ था। तो क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल, हमने पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ा, भाई आपके दो चार्जेस थे, उनके बीच में कोई सेंटर पे एग्जैक्टली हमने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया है। अब उसको थोड़ा सा हमने डिस्प्लेस कर दिया जिससे वो ऑसिलेशन में आ रहा है, हमने देख लिया किस तरह से ऑसिलेशन में आ रहा है। अब उस पे क्या करो, टाइम पीरियड निकालो उसके ऑसिलेशन का। तो सिंपली पहले हमें एक चीज पता है भाई, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के आप नेट फोर्स निकाल लेंगे। उस पे नेट फोर्स निकालने के बाद आप सबको पता है आपका एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है विच इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स। एक्स आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, और आपका ओमेगा क्या होता है √k/m। यहाँ से आपका k आ गया था और यहाँ से हमारा आ गया है टाइम पीरियड। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो। फिर कल क्या हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुआ था उस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ भाई, नोट हो गया। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज कहाँ चले गए बच्चे? कल तो सारे प्रेजेंट थे। देखो अब टाइम अनाउंस हो चुका है कि रोज 3 PM to 5 PM आपका EMT की क्लास लगा करेगी। देखो रेगुलरिटी रखो, ऐसे नहीं कि पहले दिन सारे आ गए फिर अगली क्लास में सब चले गए। तो चलिए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट हो गया था और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, टिफर में आया हुआ था। इसको देख लेना, अगर अभी समझ नहीं आया तो बाद में फिर से लेक्चर को देख लेना। अब देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था वो बता दिया था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली थी। अब हम बेसिक एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि किसी भी जनरल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितना उसका वैल्यू होता है। चलो फिर ये आपका जनरली फॉर्मूला होता है किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पी पॉइंट पे जो कि उससे r डिस्टेंस पे है, और इसका फॉर्मूला होता है k3/r²। अगर इसको मैं किसी चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका ये क्या फॉर्मूला बन गया? फोर्स का क्या फॉर्मूला होता था? q²। अगर दो सिमिलर चार्जेस है भाई, दो चार्ज के बीच में फोर्स है, अगर दोनों चार्ज सेम है तो q² डिवाइड 4πε0r², यही फॉर्मूला होता था। अब भी यही हो गया। तो यहाँ से हम एक चीज देख सकते हैं कि आपका फोर्स क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? E इज इक्वल टू F/Q, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफरेंस नहीं होता है, आपका ये दोनों सेम ही चीज है भाई। एक चार्ज है, उसका एक पर्टिकुलर रेंज है, उसका एक एरिया है, उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस पर्टिकुलर रेंज में, उस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर कर रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, तो आपका दोनों सेम चीज है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो। फिर आगे इस पे हम फिर से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखते हैं और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो साथ साथ हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करते जा रहे हैं। चलो लिख लो इसे। लिख लिया होगा। अब देखो आपका जैसे फोर्स जो था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा था, उसी तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आपका
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो क्या था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि अगर आपके पास मोर देन 2 चार्जेस का सिस्टम होता है तो किसी एक पॉइंट पे अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो आपका उस पॉइंट पे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उनके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम होता है। ठीक है, देखो क्या है ये। ये हो गया आपका मैथमेटिकल फॉर्म। तो क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस का सिस्टम है और किसी भी पी पॉइंट पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सारे अलग अलग सेपरेशन पे हैं, ये मान लो Q1 आपका R1 है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया। भाई हर एक चार्ज का अपना अपना अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। Q2 का आपका Q2 जो है R2 डिस्टेंस पे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E2, और आपका Q3 जो है R3 डिस्टेंस पे है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q3 E3। अगर और भी चार्जेस प्रेजेंट है उनका E4 E5 ऐसे होता, तो नेट जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पी पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, इनका वेक्टर सम। और वेक्टर क्यों बोल रही हूँ बार बार, क्योंकि आपका जैसे फोर्स जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी था, इसी तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहले तो इसे नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कर लेते हैं हम इस पे। चलो नोट हो गया होगा, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, आपको प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ क्वेश्चंस की। देखो आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड है ए
उसके कॉर्नर्स पे हमने 4 चार्ज रख दिए हैं, क्यू 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 क्यू, सारे चार्जेस सेम रख दिए, ठीक है। ये एग्जांपल है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो ये स्क्वायर का सेंटर जो है, इस पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो पहले जो है आप एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। सिंपली कुछ नहीं करना है, अभी तक जिस तरह से हमने फोर्स पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाया है, डायरेक्शन देखिए, उसी तरह से करना है। भाई 4 चार्ज है तो 4 चार्ज की वजह से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, इनको डिनोट कर दो। नंबरिंग आपका E1 E2 E3 E4। सेंटर पे पहले 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालो, फिर 2 का निकाल लो। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है और आपको डायरेक्शन भी पता है किस तरफ आएगी। तो पहले एक बार अपने आप से ट्राई करो और जिसका आ जाता है बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलिए एक बार खुद से ट्राई करो सभी। यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम डिराइव करने वाले हैं, तो पहले एक बार ट्राई करो। एक तो आज स्टूडेंट है नहीं भाई, सूरज कुमार 0। हाँ भाई सूरज कुमार कहाँ चले गए थे, आधा घंटा लेट हो। सभी को पता है क्लास हमारी 3 बजे शुरू हो जाती है, तो टाइम पे प्रेजेंट हो जाओ, ठीक है। 0 बिल्कुल सही आंसर है आपका। बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे हो, देखो कैसे आएगा। हमारे पास 4 चार्जेस हैं, तो इनकी वजह से हमारे पास 4 फील्ड आ जाएंगे। तो सिंपली नाम रखो भाई, ये वाला हो गया आपका E1, ये हो गया आपका E2, ये हो गया आपका E3 और ये हो गया आपका E4, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इनकी डायरेक्शन चेक कर लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या आ रही है। देखो सबसे पहले आपका E4 की डायरेक्शन, चलो पहले हम क्या करते हैं, सिंपली मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बाद में हम डायरेक्शन देख लेंगे। तो E1 की क्या वैल्यू आएगी आपकी, K Q। अगर मैं इस डिस्टेंस को कंसिडर कर लेती हूँ R, अगर ये जो आपका डिस्टेंस है इसको अगर R कंसिडर कर ले, भाई ये तो हमें निकालनी पड़ेगी R क्या होती है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के, लेकिन एक बार सिंपल कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए इसको R लेके चल लेते हैं। तो क्या हो जाएगी KQ बाय R स्क्वायर। E2 कितनी हो जाएगी, ये भी आपका KQ बाय R स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि सेम चार्ज है और सेंटर से हमारी हर पॉइंट की तो सेम ही डिस्टेंस होगी। 0 बाय सिमेट्री कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही है अभिषेक। हम यहाँ सिमेट्री वाला ही जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहिए, यहाँ पे एक नोट बनाएंगे, हम कंक्लूजन निकाल रहे सिमेट्री वाला, लेकिन एक बार इसको एज अ क्वेश्चन कंसीडर करो, ठीक है। अब देखो भाई आपके चारों चार्जेस सेम हैं और सारे चार्जेस सेम डिस्टेंस से, सेंटर से तो हर पॉइंट की सेम ही डिस्टेंस है, तो चारों फील्ड भी आपका क्या हो गए, सेम हो गए। E2 E3 की भी यही वैल्यू है KQ बाय R स्क्वायर और E4 की भी KQ बाय R स्क्वायर। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 इज इक्वल टू E4। इसको कंसिडर कर लो एक कोई भी एनी E, ठीक है। तो ये हो गया मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब कर लेते हैं बात डायरेक्शन की। देखो आपका E4 जो आपका E4 है उसकी क्या डायरेक्शन होगी, भाई मैंने कल प्रॉपर्टीज करवाई थी, क्या बताया था आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जब हम प्रॉपर्टीज कर रहे थे तो क्या प्रॉपर्टी देखी थी हमने कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज। कल ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी आपको। और जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है उसकी वजह से फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है, यानी पॉजिटिव की वजह से एरो अवे फ्रॉम द मतलब पॉइंटिंग आउटवर्ड्स और नेगेटिव की वजह से एरो पॉइंटिंग इनवर्ड। तो सारे चार्जेस मेरे यहाँ पे पॉजिटिव हैं, तो सारी हमारी क्या होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई चार्ज से दूर होंगी। तो आपका ये E4 की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपका इस तरफ अवे फ्रॉम द चार्ज, ये हो गई आपका E4 की डायरेक्शन। सिमिलरली आपका E3 की डायरेक्शन हो जाएगी अवे फ्रॉम द चार्ज, दिस इज अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक है। E1 और E2 की डायरेक्शन को बाद में देखेंगे क्योंकि हमें वेक्टर रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है, दो वेक्टर को लेके चल लो, आपको आसानी होगी। एक बार इन दोनों वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर हम E1 और E2 पे आ जाएंगे, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हो सूरज कुमार, क्लोज लूप स्क्वायर से भी देखो ये अब आ गए, ठीक है। अब हम E3 और E4 का रिजल्टेंट निकालते हैं, पहले हम इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। E3 स्क्वायर E4 स्क्वायर प्लस 2 E3 E4 cos थीटा।
अब देखो E3 और E4 हमारा सेम है, हमने यहाँ पे देख लिया है खुद ही, E1 E2 E3 E4 आपके सारे सेम है, तो इनको एक E कंसीडर कर चुके हैं हम। E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, जो आपका E3 और E4 के बीच में जो एंगल है, तो E3 और E4 के बीच में कितना एंगल है भाई, ये तो आपका 90 डिग्री हो गया। कैसे देखना है 90 डिग्री, जिनको नहीं पता, आपका सेंटर पे कितना एंगल बनता है, हमेशा 360 डिग्री बनता है। कितनी साइड है स्क्वायर की, 4 साइड है, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका एक साइड कितना बनाएगी, इट विल मेक 90 डिग्री। तो आपका या कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री एंगल हो गया दोनों के बीच में, आप देख भी सकते हैं 90 डिग्री बन रहा है। cos 90 क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो क्या आ गया रिजल्टेंट, ये वाली टर्म 0 हो गई, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2E स्क्वायर, यानी आपका क्या आ गया भाई, √2 इंटू ई। इसको कंसिडर कर लो हमारी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है अभिषेक, 90 डिग्री हो जाएगा। ये आ गई हमारी रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, आपका दो वेक्टर जो होते हैं भाई, उनके रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, एग्जैक्टली जो उनको मिड से बाइसेक्ट करके जा रही है। अगर मान लो आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ये ए है, ये आपका बी है, तो इसके हमारे रिजल्टेंट की वैल्यू तो हमें पता है, इस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे, E3 स्क्वायर E4 स्क्वायर 2E3 E4 cos थीटा। बट इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो एग्जैक्टली इसको मिड से काट के जा रही है, ठीक है। तो यानी आपका यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, ये हो गई आपका अपवर्ड डायरेक्शन। इसको लिख सकते हैं ER, ये आ गई आपका अपवर्ड डायरेक्शन, और ये आ गई ER। और ER की क्या वैल्यू आई है, यहां से हमने चेक किया, √2E, ठीक है। अब आ जाओ E1 और E2 की डायरेक्शन पे। चलो E1 और E2 की डायरेक्शन देखें, एंगल बाइसेक्टर पे बिल्कुल सही है अभिषेक। अब चेक कर लेते हैं E1 और E2 की डायरेक्शन। भाई आपका चार्ज से अवे आएगी, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि सारे चार्जेस क्या हैं आपके पॉजिटिव हैं। मैं बार बार यहाँ पे पूरे चैप्टर में डायरेक्शन का ही रोल रहेगा आपका। तो जब जब वेक्टर्स की बात करेंगे, आपका पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो आप, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, ओके। तो आपका पॉजिटिव की वजह से क्या आ जाएगी भाई, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये आ गई आपका E2 की डायरेक्शन। और E1 की क्या आ जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये आ गई आपका E1 की डायरेक्शन। अब सिमिलरली इन दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई, ये आप देख पा रहे होंगे, ये भी आपका कितना है, 90 डिग्री एंगल है। और इसका रिजल्टेंट भी हमारा √2E आएगा। क्यों, क्योंकि क्या करोगे रिजल्टेंट निकालने के लिए, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। थीटा हमारा 90 डिग्री है, और E1 E2 E3 E4 तो सारे सेम ही हैं आपके, तो इसका रिजल्टेंट भी हमारा क्या आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा हमारा, एक तो आएगा पहले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा भाई। अगर दो वेक्टर एक इधर है एक इधर है, तो इसका एग्जैक्टली मिड बाइसेक्टर क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, √2E। यहां तक क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो आपके पास दो अलग अलग, अब इसको कंसीडर कर लो, आपके पास दो अलग अलग वेक्टर आ गए हैं। देखो 4 वेक्टर्स का, भाई 2 वेक्टर को तो आप रिजोल्व कर लोगे डायरेक्शन देख के और रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के। अब अगर आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स आ जाते तो पहले 2 को कंसीडर करो, फिर अगले 2 को कंसीडर करो, उसके बाद आप रिजोल्व करके अच्छे से कर सकते हैं। हमने पहले ऊपर वाले 2 को कंसीडर किया, जिसका रिजल्टेंट ऊपर चला गया है, इसको कंसीडर करो हमारा √2E, जो कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब हमने E1 और E2 का भी रिजल्टेंट चेक किया, जिसका हमारा रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसकी वैल्यू क्या है आपकी, ये आपका √2E है, और इसकी वैल्यू भी आपका √2E। अब आ गए हैं हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर, जो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम मैग्नीट्यूड है। अब ये माइनस होके क्या हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका √2E माइनस √2E विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमने क्या देखा कि आपका जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है नेट, वो कितना आया है, वो आया है आपका 0, ठीक है। पहले तो इस क्वेश्चन को नोट करो, चलो पहले तो इसे फटाफट से नोट करो, √2E माइनस √2E बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल सही अभिषेक। एक बार सारे बच्चे
इस पूरा जो भी लिखा है इसको नोट कर लो, फिर यहाँ से एक और क्वेश्चन करेंगे। हम जो सिमेट्री वाला कंक्लूजन है वो हम बाद में बताएंगे, बट एक और क्वेश्चन करेंगे। जितना हो सके हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल आराम से एक एक चीज जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, और जितना हो सके साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगर आप बाद में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते तो यहाँ हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो पहले तो इसे नोट कर लो। हाँ अभिषेक, रोज यही टाइमिंग है हमारी, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ भाई। आपका जो है वेडनेसडे टू संडे, मंडे ट्यूसडे नहीं होगी, वेडनेसडे टू संडे 3 PM टू 5 PM जो है आपका ईएमटी चला करेगा रोज। ये आपके वेडनेसडे से संडे, मंडे ट्यूसडे नहीं है। 3 PM टू 5 PM 2 घंटा रोज ईएमटी की क्लासेस लगेंगी। ठीक है भाई, जिनको नहीं पता है उनको बता दो, इन्फॉर्म कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर किया करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नोट करो। चलो क्वेश्चन नोट हो गया होगा। यहां से हमने देख लिया कि आपका सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो और इसे सॉल्व करो। जिनको आंसर पता है अच्छी बात है, अपने आप से एक बार सॉल्व करके देखो। चलो, आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपकी ए है, उसके कॉर्नर्स पे हमने एक चार्ज रख दिया है Q। अब सेंटर पे क्या करना है, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। चलो भाई अपने आप से करो, ट्राई करो एक बार। अभिषेक पहले क्या करो, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में एक बार डिस्टेंस को आप आर लेके चल लिया करो, क्योंकि हम सेंटर पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके सारे चार्जेस जो हैं सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, तो आपको अलग अलग डिस्टेंस निकालने की भी जरूरत नहीं है। एक बार आप सिंपल आर लेके चल लो, ठीक है। बाद में जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तब उसमें आर की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है भाई। देखो सेंटर पे निकालने के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली, उनमें आप आर लेके चल लिया करो, क्योंकि सारे कॉर्नर सेम डिस्टेंस पे होते हैं ना सेंटर पे, ठीक है। अब बताओ,
हाँ भाई देखो कैसे करना है ये, जो लोग खुद से ट्राई कर रहे हैं वो अपना ट्राई करते रहें। जो खुद से अपना चाह रहे हैं करना वो खुद ही ट्राई करते रहो, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा है कैसे करना है वो यहाँ पे देखिए। आपके पास 3 चार्जेस हैं, ठीक है, तो सिंपली 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगे हमारे। डिनोट कर लो E1, इसकी वजह से E2 और इसकी वजह से हो गया आपका E3। तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को आप एक बार पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था इसको अपनी तरफ से R कंसीडर कर लो। क्यों? क्योंकि आपकी सेंटर से सारे वर्टिसेस सारे कॉर्नर एक ही डिस्टेंस पे हैं। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। देखो सूरज कुमार आपका जो आंसर है वो गलत है, एक बार वापस से चेक करो आपने क्या किया बच्चे। देखो ये आंसर नहीं आएगा, फिर से ट्राई करो, वेक्टर्स को रिजोल्व करना है हमें, ठीक है। और जिनको नहीं समझ आया वो यहाँ पे देखते रहिए। तो एक तो काम करो, इसको R लेके चल लो कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए। हम लास्ट में देखो आपके पास जब भी क्वेश्चंस आते हैं सेंटर पे किसी भी सिस्टम के सेंटर पे कुछ निकालना हो ना, उस डिस्टेंस को R कंसिडर कर लिया करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। आगे भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए। अब देखो E1 और E2 E3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम E1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, आपका E1 क्या है, KQ/R², KQ/R²। सूरज कुमार आपने जो ये कैलकुलेट किया है आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टोरली ऐड करेंगे हम, यानी डायरेक्शंस के साथ ऐड करेंगे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 4 वेक्टर देखे थे, चारों वेक्टर को सॉल्व किया था। यहाँ इस क्वेश्चन में आपके 3 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं तो तीन वेक्टर आएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो आप गलती कर रहे हो बच्चे। अब देखो E1 की क्या वैल्यू है, KQ/R²। E2 की क्या वैल्यू हो जाएगी, आप देख रहे हैं यहाँ भी E1 E2 E3 सारे सेम होंगे। क्यों होंगे, सारे कॉर्नर से डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है। चार्जेस तीनों क्या है हमारे, Q Q Q सेम है। तो चलो लिख दो इसमें E1 = E2 = E3। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं E1 = E2 = E3 = NE। ओके, हाँ बिल्कुल सही है अभिषेक, एंगल आपका 120 डिग्री हो जाएगा। सूरज कुमार देखो बच्चे, सूरज कुमार एक बार यहाँ पे देखिए, आप ट्राई कर रहे हो अच्छी बात है, बट ये भी आंसर नहीं है। 16 KQ/R² इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देखो जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, हमारा तीनों सेम आ गए, तो मैंने कंसिडर कर लिया E1 = E2 = E3 = NE। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपका। अब देखो, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई है। अब इनकी डायरेक्शंस और देख लेते हैं 1 बाय 1। ओके, चलो E1 की आपका क्या डायरेक्शन हो जाएगी, भाई पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की। अब आ जाओ डायरेक्शंस पे, ठीक है। E1 की वजह से आपका पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो ये मैंने कंसिडर कर लिया भाई, E1 की डायरेक्शन होगी आपका ये वाली, ठीक है। ये आपका चार्ज था, अगर नेगेटिव होता इसकी डायरेक्शन क्या होती है आपका, टुवर्ड्स द चार्ज हो जाती। बट कौन सा चार्ज है आपका, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज चली गई है। अब E2 की डायरेक्शन देख लेती हैं, तो देखो आपका सेम है, मैं इसी डायरेक्शन में क्यों ले रही हूँ, क्योंकि जो लाइन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है आपका चार्ज, और जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं उसी के अलोंग लगता है हमारा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने आपको जब फोर्स की प्रॉपर्टीज करवाई थी तब मैंने आपको बता दिया था। वेरी गुड अभिषेक, बिल्कुल सही कैलकुलेट किया आपने। बाकी बच्चे देख लो, जिनसे नहीं हुआ 0 इसका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यही डायरेक्शन क्यों लेके चल रही हूँ मैं, क्योंकि आपका जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं साथ में जो चार्ज है उन दोनों को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करती है उसी के अलोंग हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता है, उसी के अलोंग फोर्स लगता है। ओके, देखो ये E1 की डायरेक्शन हो गई। अब Q भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से आपका E2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द चार्ज हो गई, ठीक है। अब E3 की डायरेक्शन को हम बाद में देख लेंगे, बाद में के लिए छोड़ दो इसे। क्यों, क्योंकि हम पहले इन दोनों वेक्टर को रिजोल्व कर लेते हैं। भाई मुझे तो 2 वेक्टर के रिजल्टेंट का पता है, मुझे 3 का नहीं पता, तो पहले 2 को रिजोल्व करो, फिर उसको रिजोल्व करने के बाद तीसरे के साथ देख लो, ठीक है। ऐसे ही करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखो ऐसे ही किया था। पिछले क्वेश्चन में हमने E4 और E3 को रिजोल्व किया जिसका रिजल्टेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया था, फिर हमने E1 और E2 को रिजोल्व किया जिसका हमारा रिजल्टेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया था। ओके, चलो इसका रिजल्टेंट पहले तो हमें पता है, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ER मैंने डिनोट कर दिया। और एंगल कितना हो जाएगा यहाँ,
एंगल हो जाएगा आपका, जितना एंगल सेंटर पे बनता है डिवाइड जितनी उस फिगर की साइड्स हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे स्क्वायर की 4 साइड थी तो हमने 4 से डिवाइड किया था। ये आपका ट्राइंगल है तो यहाँ पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो एंगल कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या होता है भाई, पहले मैं E1 और E2 के बीच में निकाल रही हूं, तो क्या हो जाएगा आपका रिजल्टेंट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 इंटू कॉस थीटा। और थीटा क्या है 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है हमारा -1/2। ओके, कॉस 120 होता है आपका -1/2। पुट करो इसमें E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर -1/2 माइनस साइन आगे आ गया 2E1 E2 इंटू 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल। अब E1 और E2 को तो हमने सबको सेम ही मान रखा है, E मान रखा है, पुट कर दो सिंपली। अब अपने आप कर लो इसको, E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर माइनस E स्क्वायर। तो ये E स्क्वायर से माइनस E स्क्वायर कैंसिल और ये क्या आ जाएगा √E। तो आपका रिजल्टेंट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में आया है और इसकी वैल्यू कितनी आई है E। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वेक्टर पे। आपका E3 की डायरेक्शन क्या होगी भाई, E3 पॉजिटिव से हमारा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है तो डायरेक्शन क्या आ गई आपकी आपकी डायरेक्शन आ गई है E3। अब ये तो सिंगल ही वेक्टर है। अब हमारे पास कौन से दो वेक्टर का केस हो गया है, एक आपका है अपवर्ड डायरेक्शन में, एक आपका है अपवर्ड डायरेक्शन में जिसका रिजल्टेंट है हमारा E, और एक है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि है हमारा वेक्टर ये है आपका E और ये है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में E3। तो दो वेक्टर हैं आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट क्या आएगा इनका माइनस करके आएगा। बट E और E3 तो सेम है। ये देखो क्या किया था हमने सबसे पहले, E और E3 तो सेम है तो इनको माइनस करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा E माइनस, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका E माइनस E3 इज इक्वल टू 0। तो आपका इस क्वेश्चन का भी कितना आंसर आ गया है, यानी आपका सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया है, आंसर इज 0। सूरज कुमार आपने 2 बार क्वेश्चन को ट्राई किया था, गलत आंसर आए थे, अलग अलग आंसर आए थे। क्या अभी बच्चे आपको क्लियर है बताओ। 3 चार्जेस रख दिए थे, तीनों की वजह से पहले 8 डिस्टेंस मान के इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था जो कि हमारे तीनों सेम आए थे। अब क्या करो, वेक्टर्स देख लो, इनकी डायरेक्शन देख लो। E1 की डायरेक्शन उधर गई, E2 की डायरेक्शन उधर गई, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, तीसरा वेक्टर बाद में देखो, पहले वाले 2 वेक्टर को कंसिडर कर लो। इनका रिजल्टेंट निकाल लिया हमने, E आ गया क्योंकि एंगल कितना है 120 डिग्री। एंगल कैसे निकाला, सेंटर में जितना एंगल मिलता है डिवाइड में जितनी साइड है। ओके 360 तो फिक्स है हमेशा, साइड से ही डिवाइड कर रहे हो जो कि अलग अलग रहेगी अलग अलग शेप के लिए। तो एंगल आ गया 120 डिग्री, इसका रिजल्टेंट आ गया है E। तो आपका और E3 क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया। 2 वेक्टर आ गए, एक अपवर्ड में है एक डाउनवर्ड में, इनका रिजल्टेंट माइनस आएगा। बार बार बता चुकी हूँ, 2 सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं उनका रिजल्टेंट ऐड होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनका माइनस करते हैं। तो E और E3 तो हमने देख ही लिया था सबसे पहले सेम है, तो आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया 0। भाई अच्छी बात है अभिषेक, समझ आ रहा है, देखो हम समझा रहे तो समझ आए, अच्छी बात है। चलो क्लियर है सूरज कुमार, ओके क्लियर गुड। तो पहले तो इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसके बाद जो कंक्लूजन बताना चाह रही थी उसको नोट बना के लिखना। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, अपनी नोट्स तो अपने ही होते हैं, हमारे जो है खुद के ही लिखे हुए अच्छे से समझ आते, किसी दूसरे के नोट्स कभी अच्छे से समझ नहीं आते। तो साथ में अगर आपको कोई भी छोटी छोटी चीजें हैं जो नोट करना चाहते हो, जो आप अपनी मर्जी से समझना चाह रहे हो, लिखते चलो, ठीक है। साथ में एंगल अगर नहीं निकालना आ रहा है किसी को तो आप वो भी लिखते चलो, बट नोट कर लो इसे अच्छे से।
चलो भी नोट हो गया है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है, हमने देखा कि अगर आपका देखो भाई क्या है ये, मैम सब में 0 ही होगा, बिल्कुल सूरज कुमार। यहाँ से हमने देखो अभी क्या किया आपने स्क्वायर का करके देखा है, ट्राइंगल का करके देखा है, रिंग का केस हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, वो हम डिस्कस करेंगे। वहां भी देखेंगे 0 बन रहा है और ये भी आपका इन केसेस में भी 0 बन रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आता है कि अगर आपका सिमेट्रिकल चार्ज का सिस्टम होता है, सिमेट्री से आप क्या मतलब समझे, देखो सबसे पहले तो आपको सिमेट्री का वर्ड जो है समझ आना चाहिए, उसी के बाद आप 0 करेंगे। किसी भी सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम में सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 0 होता है और वो उसकी शेप पे डिपेंड नहीं करता। आप देख पा रहे होंगे सारी हमारे पास डिफरेंट शेप है, बट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्री से क्या समझे, पहले तो ये देखो, आप ऐसे ही 0 नहीं कर देना है। सिमेट्री से क्या मतलब समझे, सिमेट्री का मतलब है कि आपके जो सारे जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं उनका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम ही क्या हो, साइन हो। पहली बात तो चार्जेस आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन। देखो यहाँ पे मैंने क्यू 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 रखा है। अब भाई या तो ये चारों जो है पॉजिटिव हो या फिर चारों नेगेटिव हो। ऐसा नहीं है कि 2 पॉजिटिव हैं 2 नेगेटिव हैं या फिर 3 पॉजिटिव हो गए 1 नेगेटिव हो गए, नहीं। जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं इसमें आपका 3 चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका कितने हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे आपके 8 हैं। तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, पहली बात वो आपका सेम साइन के हो और सेम ही उनका मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहाँ पे आपका 2 क्यू रख दिया और यहाँ पे क्यू है यहाँ पे क्यू है तो 0 नहीं होगा। अपने आप से सॉल्व करके देखना।
इन क्वेश्चंस में अपने आप ही चार्ज के साइन को अपने लिए ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना लो, आप ये अपने लिए होमवर्क बना लो, एक असाइनमेंट की तरह रख लो। जितने भी सिस्टम आपने स्क्वायर और ट्राइंगल के केस किए हैं, एक बार किसी भी एक चार्ज का साइन जो है अलग रख के देख लो और देखना जीरो नहीं आएगा, ठीक है। या फिर क्या कर लो, किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड बदल दो, किसी भी कॉर्नर पे 2q कर लो, वहां पे देखना जीरो नहीं आएगा। ओके, तो सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम यानी चार्जेस आर ऑफ सेम साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड। पहला मतलब तो ये हो गया भाई, सिमेट्री का मतलब क्या हो गया, सारे चार्जेस आपके सेम साइन के होंगे, साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी एक ही होगा, सेम होगा। दूसरा चीज कब के लिए वैलिड है ये चीज, सिर्फ और सिर्फ जब हम सेंटर पे निकाल लें। क्यों? क्योंकि सेंटर ही आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे आपका हर कोना जो है सेम डिस्टेंस पे होगा। भाई इसके चारों कॉर्नर्स आपके सेम डिस्टेंस पे हैं, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस सेम डिस्टेंस पे। रिंग में हमारा रेडियस का मतलब ही क्या होता है, रेडियस सेम होता है। ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये सारे डिस्टेंसेस सेम होते हैं, यानी ओनली एट सेंटर। चलो इसे नोट करो, ये एक इंपॉर्टेंट नोट था भाई। क्या नाम है आपका, हमसफर फिजिक्स, जो भी आपका नाम है, 2024 के लिए बैच जो है आपका 7 जैन से स्टार्ट हो रहा है, यानी परसों से आपका बैच जो है फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जैम के लिए और नेट के लिए भी, दोनों के लिए। और हमारा जो ऑनलाइन था, जो बच्चे कुछ बच्चे ऑनलाइन लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, उनका बैच ऑलरेडी 1 जैन से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो सब बच्चे ये नोट कर लेना, सिमेट्रिकल सिस्टम्स में हमारे सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सिमेट्रिकल चार्ज सिस्टम्स इज ऑलवेज जीरो। और सिमेट्रिकल से आप क्या समझे कि जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं वो आपके सेम साइन के हों और आपका सेम मैग्नीट्यूड के हों। और ये हम सिर्फ सेंटर की बात कर रहे, किसी और पॉइंट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि इस ट्राइंगल के केस में आपके तीनों चार्जेस पॉजिटिव है, नहीं, आप तीनों को नेगेटिव कंसीडर कर लो तब भी जीरो आएगा, ओके। बट तीनों सेम ही हो, सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो। क्या ये चीज क्लियर है सबको? एक बार बता दो, क्या ये जो पॉइंट मैंने अभी शेयर किया, क्या ये क्लियर है? कमेंट करके बताते रहा करो, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अभिषेक क्लियर, ओके। सूरज कुमार क्लियर, ओके। चलो वेरी गुड, नोट भी कर लो साथ में, ये नोट जो है नोट करो।
चलो भाई नोट हो गया। तो इस पे आपका एक क्वेश्चन आया था जैम में बहुत पहले, और सेम क्वेश्चन जेस्ट में भी आया हुआ था। जेस्ट का एग्जाम भी आपको पता होगा भाई। ओके, जेस्ट का एग्जाम भी आने वाला है आपका, मार्च तक हो जाएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म आने वाले हैं, फिल कर देना। एग्जाम सारे फिल करते रहा करो, ठीक है। फॉर्म तो सारे ही फिल किया करो। तो क्या क्वेश्चन था, अगर ये नोट हो गया है तो? चलो अभी क्वेश्चन पढ़ो, क्या आंसर आएगा इसका बताओ फटाफट से, टाइम नहीं लगना चाहिए अगर समझ आ गया है तो। हाँ जी बताओ, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ये आपका जेस्ट में भी आया था और जैम में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। एक क्यूब है जिसके वर्टिसेस पे हमने 8 कॉर्नर्स पे 8 चार्ज रख दिए हैं क्यू, और उसका साइड ए है। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। अभिषेक 0, सूरज कुमार 0, बिल्कुल सही है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। देखो निकाल तो आप वैसे भी लोगे। अब हमने स्क्वायर का केस किया, तब 4 चार्ज लिए थे तो 4 वेक्टर आए थे। फिर हमने ट्राइंगल वाला देखा तो 3 चार्ज थे तो 3 वेक्टर आए थे। भाई ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा अगर आप 8 चार्ज से 8 वेक्टर, वो भी 3 डायमेंशन में करने बैठोगे। बट हमें एक चीज पता है कि सारे चार्जेस हमारे कॉर्नर पे रखे हैं, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, साथ में सारे आपके सेम मैग्नीट्यूड में है, सेम ही आपका साइन है। तो हमें एक नोट पता है भाई, ये आपका कौन सा सिस्टम हो गया? सिमेट्रिकल सिस्टम हो गया। और सिमेट्रिकल सिस्टम में सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है? 0। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? E एट सेंटर 0। ठीक है, कितनी देर लगी? 10 सेकंड भी नहीं लगे। ओके, तो इसलिए वो नोट बताया था। जहां भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, सिमेट्री ढूंढ लेना। सिमेट्री बन रही नहीं बन रही, सिमेट्री बन रही नहीं बन रही मतलब सारे सेम मैग्नीट्यूड और साइन के हैं या नहीं चार्ज, और सेंटर पे पूछा हो। ठीक है, उसको फटाफट से नोट करो। एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे हम। चलो नोट हो गया होगा, अगला क्वेश्चन करो। चलो भाई फटाफट से इस सिस्टम के लिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। चलो अपने आप ही आंसर कमेंट करते रहा करो, जिसका आंसर आ जाता है सॉल्व करने के बाद, और जिसका नहीं आता है तो लिख दिया करो हमें नहीं आया समझाइए। ठीक है, चलो देखते कौन करता है। देखो चलो कर लोगे आप, सारे से सॉल्व कर लोगे, मुझे पता है। वेक्टर्स ले लोगे 4 और सॉल्व कर लोगे। बट इस देखो, अगर इसको करने बैठे टाइम लग जाएगा बहुत सारा। अगर इसको आप 1 मिनट के अंदर करना चाहते हो तो कैसे होगा? K/r² विथ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोकन सिमेट्री। वेरी गुड अभिषेक कुमार, यही यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। भाई आपके पास एक स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स पे 4 चार्ज रखे हैं, 3 चार्ज आपके सेम हैं, मैग्नीट्यूड में भी सेम है और आपका साइन में भी सेम है, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। बट एक चार्ज का साइन जो है आपका -q हो गया। तो इसमें हमें एक चीज पता है, अगर चारों ही आपका सेम होते तो सेंटर पे 0 हो जाता। तो क्या करो, इसमें -q में आप एक बार +q ऐड कर दो और एक बार -q। तो अगर मैं इसमें
प्लस क्यू करूं और माइनस क्यू करूं तो क्या कोई फर्क आएगा? नहीं, अभी भी तो ये माइनस क्यू ही है जो पहले था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अब हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? ये हो गया अब आपका Q माइनस 2Q, Q Q Q, ठीक है। अब Q वाले कॉन्सेप्ट की वजह से ये हो जाएगा आपका Q Q Q Q, इसकी वजह से आपका क्या आ जाएगा? 0। तो सिंपल आपका -2Q चार्ज बचेगा और -2Q की वजह से आप निकालोगे तो आपको ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। अगर आप इसको R मान रहे हैं तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा? माइनस, नेगेटिव साइन कंसीडर नहीं करना है क्योंकि चार्ज का साइन जस्ट एक सिग्निफिकेंस होता है आपका डायरेक्शन का। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई? 2KQ बाय R स्क्वायर, और R क्या हो जाएगा आपका? R निकाल लो भाई, ये कितना है? a/2 है, ये भी कितना है? a/2 है, तो कितना हो जाएगा? a²/4 अंडर रूट इट विल बी 2a²/4, यानी कि आपका आ गया a²/2, और इसका स्क्वायर करेंगे r का स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? इसका स्क्वायर कर दो, a²/2, 2 ऊपर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 4KQ/a²। तो कितनी देर लगी? वेक्टर का हमने झंझट ही नहीं किया। क्लियर है ये क्वेश्चन सूरज कुमार? 2KQ/r² बिल्कुल सही था आपका। r की वैल्यू बस यहाँ से निकाल लेना, ठीक है। अब तो r की वैल्यू निकाल ही सकते हो, 0 नहीं आ रहा है। हाँ जी, किस किस को क्लियर है, किस किस को नहीं क्लियर है? देखो सेंटर पे पूछा है, मुझे इतना पता है सेंटर का नाम लेते ही 3 सेम है तो चौथे को सेम बना दो, उसमें प्लस क्यू ऐड कर दिया, माइनस क्यू ऐड कर दिया। प्लस क्यू की वजह से 0 आ जाएगा, -2Q की वजह से अब आपका सिंपल एक चार्ज की वजह से डिस्टेंस निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इज इट क्लियर? देखो बताते रहो क्लियर है या नहीं क्लियर है, और साथ में नोट करते रहो। क्लियर? ओके सूरज कुमार क्लियर? मैम 2 या 4? सूरज कुमार ये आपका आंसर जो है 2KQ/r² था, बट r की वैल्यू आपकी अंडर रूट a²/2 आ रही है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 वाला फैक्टर ऊपर जा रहा है, ठीक है। आंसर तो आपका यही आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का 2KQ/r², बट इस r में 2 आ रहा है, वो आपका ऊपर चला गया तो 4KQ/a² बन गया। अगर आप r की फॉर्म में देख रहे हो तो 2KQ/r², और अगर आपने r निकाल लिया है तो ये बन जाएगा 4KQ/a², ठीक है भाई। हमने एक चार्ज को ऐड किया है, एक को सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये अभी भी आपका -q है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं q -2q, क्योंकि चारों चार्ज हमारे अब सेम हो गए। अगर q को कंसिडर कर रहे तो वो 0 दे देगा, और -2q की वजह से सिंगल एक चार्ज की वजह से KQ/r²। ओके चलो नोट कर लो, एक और क्वेश्चन लिखूंगी फिर। चलो नोट हो गया होगा, एक और क्वेश्चन करो। अगला वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सॉल्व करता है।
अरे भाई सूरज कुमार, किस बात की जल्दी है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। देखो ऑल पॉजिटिव जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो, जल्दी नहीं करनी है, ठीक है? देखो कौन सा इसका आंसर आएगा। डायग्राम आप बना लो। डायग्राम क्या हो जाएगा इसका? डायग्राम गिवन है एक्चुअली क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो। क्या गिवन है? 6 चार्जेस जिनमें से 3 पॉजिटिव हैं एंड 3 आर नेगेटिव ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी अगर 3 क्यू हैं तो 3 माइनस क्यू कंसिडर कर लो। आर टू बी प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन सच दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, यानी सेंटर इज double the electric field when only one positive charge is placed at R। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, सारा क्वेश्चन इसी लाइन पे सेंटर्ड है। क्या है भाई? of equal magnitude are to be placed at the vertices of a regular hexagon such that electric field at O is double the electric field when only one positive charge of same magnitude is placed at R। पॉजिटिव भी लिखा है, ओके? Which of the following arrangements of charges is possible for P, Q, R, S, T, U? भाई P से पहले स्टार्ट है तो आप भी यहाँ पे साइन जो है P का ही इमेजिन करके चलिए, ठीक है? A is wrong because of direction, B is wrong because resultant is 0, C is wrong because of direction। तो आंसर क्या हो गया अभिषेक आपका? डी इज करेक्ट, बिल्कुल सही है भाई। एक ही बच्चा है क्या जिसको समझ आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ? सूरज कुमार, सूरज कुमार आप जल्दी किस बात की करते हो भाई? आराम से क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है? अभिषेक आपका आंसर करेक्ट है, डी इज द करेक्ट आंसर। देखो जल्दी की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है हमारे पास। आराम से रोज 2-2 घंटे के लेक्चर्स हो रहे हैं जिनमें हम खूब क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो कैसे होगा ये, एक बार ट्राई कर लो अगर और करना है तो। देखो भाई क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। इसने लिखा है कि हमें ये जो अरेंजमेंट है 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 नेगेटिव, इस तरह से इस पे रखना है कि अगर पहले एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज जब हमने आर पे रखा था, ये आप यहाँ पे आर देख सकते हैं, जब एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आर पे रखा था तब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना उसका डबल आना चाहिए 6 को रखने के बाद। ये चीज क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब देखो डायग्राम हम नेक्स्ट बना लेते हैं। इसको ए मान के चल लो, ये आपका सेंटर से सारी डिस्टेंस ए ही रहेगी तो अपनी मर्जी से ए कंसीडर कर लो। अब देखो सिंपली इसने कहा है कि सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज डबल द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन ओनली वन पॉजिटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड एट आर। तो सिंपली एक चार्ज को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रख लो, मान लो प्लस क्यू, तब जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका डबल आना चाहिए। तो अब इसको रखने के बाद सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है? E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऊपर से पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है आपकी? पॉजिटिव से क्या होता है भाई? अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। अगर नेगेटिव होता तो ये एरो हो जाती, बट अब पॉजिटिव है आपका तो एरो क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, अब मुझे इस तरह से अरेंज करना है कि मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इसका डबल आ जाए। यानी आपका ये बताओ डबल आने के लिए एक और वेक्टर जो है इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। भाई ये चीज सोचो यहाँ पे,
अगर आपका इसका डबल चाहिए तो दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए ना भाई। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तभी तो ऐड हो रहा है, अपोजिट में है तो माइनस हो जाएगा। यानी एक वेक्टर ऐसा ही हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर का इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि मेरा के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाय आर स्क्वायर होके आपका 2k³ बाय आर स्क्वायर हो जाए। एक तो आज ये नीचे के बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है बार बार, कोई बात नहीं, इग्नोर करो उसे। KQ बाय आर स्क्वायर प्लस KQ बाय आर स्क्वायर, जिससे आंसर मेरा 2KQ बाय आर स्क्वायर आ जाए। तो यानी अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, अब ये बताओ इस तरफ वेक्टर की डायरेक्शन आने के लिए यहाँ कौन सा चार्ज होना चाहिए आपका? माइनस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई। नेगेटिव की वजह से ही तो टूवर्ड्स से चार्ज होता है, तो यानी यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए। इधर प्लस है, यहाँ माइनस है, ठीक है, दो साइड फिक्स हो गई। अब मुझे इतना ही चाहिए था, तो बाकी कंपोनेंट क्या करने चाहिए आपके? बाकी जीरो हो जाने चाहिए। बाकी जीरो कब होंगे आपका? जब आपका यहाँ पे देखो R और U पे फिक्स हो चुका है। तो ऑप्शन देखो बाकी कैसे करोगे? U पे नेगेटिव है, R पे पॉजिटिव है, R पे पॉजिटिव यहाँ है, R पे पॉजिटिव यहाँ है, R पे पॉजिटिव यहाँ है, बट इस ऑप्शन में R पे क्या है? देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो P Q R S T U, P Q R S T U, P Q R S T U एंड P Q R S T U। तो R पे क्या आया है आपका? R पे आ गया भाई हमारा, R पे है पॉजिटिव एंड U पे नेगेटिव। तो कौन कौन से ऑप्शन कैंसिल हो रहे हैं? पहली बार तो इसमें R पे नेगेटिव आ गया, ये हट गया। अब हमारा क्या आ रहा है? U पे नेगेटिव चाहिए हमको, U पे नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, ये कैंसिल। U पे नेगेटिव इसमें है, U पे नेगेटिव इसमें है, चलो दो ऑप्शन में से एक आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे P पे पॉजिटिव रखती हूँ और S पे नेगेटिव रखती हूँ, अगर यहाँ पे P पे पॉजिटिव रखा और S पे नेगेटिव रखा, तो यहाँ पे क्या ये कैंसिल करेंगे कंपोनेंट? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव की वजह से क्या आएगा आपका? अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, और नेगेटिव की वजह से आपका टुवर्ड्स द चार्ज आएगा। तो ये दोनों वेक्टर तो ऐड हो गए। अब ऐड हो गए तो कोई और आपका वैल्यू आ जाएगी, बट आंसर तो मुझे इतना ही फिक्स करना है KQ बाई आर स्क्वायर ही भाई, ये सॉरी 2KQ बाई आर स्क्वायर ही, क्योंकि यही दिया है कि R पे जब एक चार्ज रख रहे हैं तो 6 के रखने के बाद सिर्फ इसका डबल होना चाहिए। डबल आ चुका है, तो यानी आपका ये भी क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर नहीं है, गलत हो गया। और D बच गया आपका जब P पे नेगेटिव है और आपका जब S पे नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि अब ये क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब P पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी नेगेटिव है। नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज और इसकी वजह से भी टुवर्ड्स द चार्ज, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए। और Q और T पे आपका कितना है भाई? पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पॉजिटिव रख दिया, यहाँ पॉजिटिव रख दिया, इसमें अवे फ्रॉम द चार्ज, इसमें भी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये कंपोनेंट भी कैंसिल हो गए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। देखो टिफर लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपसे, ये टिफर में आ चुका है। तो एक बात बताओ भाई, किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है? अभिषेक आपको तो समझ आ गया था। सूरज कुमार क्या ये क्लियर है? सीधी सी बात ये थी, बिल्कुल अभिषेक कुमार, आपके पास जैम में जो है किसी भी लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो इजी तो नहीं आएंगे, इसी लेवल के आएंगे, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। कभी कभी क्या होता है आपका, जेस्ट वाले ही बहुत साल पुराने क्वेश्चंस उठा के जैम में डाल दिए, ओके, नेट या गेट वाले उठा के डाल दिए, रिपीट हो जाते हैं किसी और ईयर का, किसी और एग्जाम का दूसरे एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही सारा आपका आंसर था। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था भाई हमें 6 चार्ज है जिनमें 3 पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे, उनको इस तरह से रखना है कि जब मैं सिंपली एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज R पे रखूं तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है आपका, और उसको रखने के बाद अब 6 के 6 रख रही हूं, तब आपको उसका डबल आना चाहिए, ठीक है। डबल कब आएगा? इसकी वजह से इधर आ रहा है तो एक और कंपोनेंट इधर हो जाए, दोनों ऐड हो गए तो डबल हो गया। अब बाकी तो कैंसिल हो जानी चाहिए, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो ऐड हो जाएंगे, यानी बाकी दो कॉर्नर्स पे सेम सेम होने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके अभिषेक, माय मिस्टेक भाई, आपका नाम अभिषेक है, नाम में क्या रखा है? हाँ, क्वेश्चन समझ आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे से अभिषेक बोलेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं और इसे नोट कर लो, फटाफट इसे नोट करते रहिए। ये डायग्राम भी नोट कर लेना।
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, सूरज कुमार शायद आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ है सही से। देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना था हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन था। हमें बस ये पूछा था कि चार्जेस को किस तरह से रखें, कि भाई आपका इस कॉर्नर पे पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। बच्चे आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ है। 6kq/a², अगर आप 6kq/a² नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं पूछी है, आपको क्वेश्चन में गिवन है अगर इस डायग्राम में आर पे मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूं तो मेरा कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, kq/a²। अब कह रहा है कि अगर मैं 6 चार्ज रख दूं तो उसका डबल कब आएगा, जब एक ही कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और ऐड हो जाए, बाकी सारे कैंसिल कर जाए, तभी डबल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अरेंजमेंट पूछा था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर से आप बाद में आराम से वीडियो को देखिएगा, अगर डाउट आ रहा है तो जरूर पूछेगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट पूछा था, बाकी नोट करते रहो साथ में। 6kq/r² आप हर बार ऐड क्यों कर जाते हो, पिछले क्वेश्चन में भी डायरेक्ट 3kq/r² कर दिया था। डायरेक्शन देखी जाती है। ओके, हम स्केलर्स को डायरेक्टली ऐड करते हैं, बट वेक्टर्स हमारा कंपोनेंट हमारा वेक्टोरली ऐड होते हैं। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, देखो अभी तक हमने सिंपली डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम पढ़े हैं। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या डिफरेंस है। मान लो आपका ये एक पेन है, इसकी कोई पर्टिकुलर आपकी लेंथ हो गई है। ओके, ये आपका पेन हो गया भाई, इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। अब इसके मैंने एक कॉर्नर पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया, एक कॉर्नर पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज रख दिया, क्यों, बट बीच में से खाली है, कोई चार्ज नहीं रखा। अभी तक हमने ऐसे ही सिस्टम पढ़े हैं कि आपका डिस्क्रीट है, कोई भी दो चार्जेस है उनके बीच में कोई सेपरेशन होगी, फोर्स निकाला है, फील्ड निकाला है ना। बट आपका कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि ये आपका डिस्क्रीट सिस्टम था, दिस इज डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। अब आपको कॉन्टिन्यूअस के नाम से ही पता चल रहा होगा कि कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आपका कॉन्टिन्यूअस एक चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ऑल ओवर इट्स सरफेस। यानी यहाँ पे इसी पेन को कंसीडर करें जिसकी लेंथ, अगर लेंथ का कोई यहाँ कोई मतलब नहीं है फिलहाल, यानी अगर आपका इसी पेन पे कंसीडर करें तो आपके एक एक पॉइंट पे चार्जेस की यूं लगा लो, एक चादर बिछी हुई है, कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जहां पे चार्ज ना हो। ठीक है, कंटिन्यूअसली बिछा हुआ है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब आपका कॉन्टिन्यूअस भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका यूनिफॉर्म और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। इसको बोल सकते हैं हम दो टाइप में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया, अगर आपका यही एक रॉड लेके चल ले, पेन लेके चल ले, इतने रीजन में आपका अच्छे से चार्ज है, अब बीच वाला जो रीजन है आपका खाली है, अब फिर से आपका अगले पॉइंट पे जो है चार्ज है, यानी आपका एक जगह पे तो बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है यहाँ तक आधी लेंथ के, और फिर बीच में कुछ पोर्शन में चार्ज चला गया, फिर से उसके कुछ पोर्शन के बाद हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। इस तरह के चार्ज को बोलते हैं हम, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म हो गया है। ठीक है, और यूनिफॉर्म हमारा कौन सा है, ये आपका यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे आपका इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, वो आपका यूनिफॉर्म है। बट कुछ पॉइंट पे एक्सेस ऑफ चार्ज हो जाए, कुछ पॉइंट पे लैक ऑफ चार्ज हो जाए। ठीक है, किसी जगह तो एक साथ हमारे 100 चार्ज रख दिए हैं, किसी जगह बीच में खाली ही है, कुछ भी नहीं है, वो हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। हम आगे के पूरे चैप्टर में, अभी तक तो हमने सिर्फ डिस्क्रीट पढ़े हैं, डायरेक्टली ऐड किया है, ओके, वेक्टर से ऐड किया जो वेक्टर से ऐड हो रहे हैं, बट अब हम पूरे चैप्टर में कंटिन्यूअस सिस्टम को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम दोनों पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, देखो आपका जो डिस्क्रीट सिस्टम है, अगर उसमें अगर हम कोई भी टोटल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं। क्या करते हैं हम, सिंपल एडिशन करते हैं।
बट आपका कॉन्टिन्यूअस के केस में हम क्या करते हैं, ऐड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक छोटे से एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट को, क्योंकि क्या माना है हमने कि हर एक पॉइंट पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप किसी एक पॉइंट को कंसिडर कर लोगे, उसके सराउंडिंग में सेम एनवायरनमेंट होगा। भाई अगर यहाँ पे एक एक पॉइंट पे आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, सिमिट्री जो होती है, एक पॉइंट को कंसीडर करोगे उसके सराउंडिंग में सारा सेम इन्वायरमेंट है, और आपका अगर दूसरा पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो उसके सराउंडिंग में भी सेम इन्वायरमेंट होगा। तो हम किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट को कंसीडर करके हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका डिस्क्रीट में डायरेक्ट एडिशन होता है, कॉन्टिन्यूअस में आपका इंटीग्रेशन फॉलो होता है। ये डिफरेंस है हमारा कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिस्टम्स में। तो अगर आप इसे नोट करना चाहते तो कर लो। इसमें हम 3 जो है डेंसिटीज पढ़ने वाले हैं। लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम, बिल्कुल सही है। हमारे पास जो होती हैं 3 चार्ज डेंसिटी आ जाती हैं जब जब हम कंटिन्यूअस सिस्टम्स की बात करते हैं। तो क्या होती है आपका, पहली है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखो भाई ये आपका, हाँ देखो आपका ये 3 टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है। पहली होती है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर यानी आपका एक सिंगल वायर पे, ओके, सिंगल वायर हो गया, कोई रोड हो गई, पेन हो गई, यानी 1 डायमेंशन। डायमेंशन नहीं मतलब एक सिंपल एक लाइन पे हमने जब चार्ज बिछा दिया, जिसकी कोई पर्टिकुलर उस लाइन की लेंथ L थी, और उस पे हमारा नेट चार्ज जो है Q है। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, ये अच्छे से ध्यान से देख लेना, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब हम
इनको ही यूज करने वाले, क्योंकि पूरे चैप्टर में अब हम कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं, अब डिस्क्रीट सिस्टम हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका लैम्डा का क्या फॉर्मूला होता है, जितना नेट चार्ज उस पे है डिवाइड जितनी उस वायर की पूरी लेंथ है। तो यहाँ से आपका क्यू कितना हो जाएगा भाई, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। और अगला आता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें आपका सरफेस मतलब भाई ये तो आपका सिर्फ एक सरकमफेरेंस थी, एक लीनियर थी यहाँ पे, यानी लेंथ थी, एरिया नहीं था। बट सरफेस में हमारी 3 डायमेंशन ही तो होती है, पहली आती है आपकी लेंथ, दूसरी एक और लेंथ मिला दो तो आपका कोई पर्टिकुलर एरिया हो जाएगा, तीसरी मिला दो तो वॉल्यूम बन जाएंगी 3 डायमेंशन में, ओके। तो यहाँ पे आपका अब आती है सरफेस, ये आपका 2 डायमेंशन में है, यानी सरफेस पे, यानी अगर इस बोर्ड को कंसीडर कर दें तो इसके अंदर जितना चार्ज बिछा है और इसका पर्टिकुलर कोई एरिया भी होगा, यानी किसी एरिया में चार्ज हो, लीनियर में किसी लाइन पे चार्ज हो, एरिया सरफेस में मतलब किसी एरिया में चार्ज है। अगर नेट चार्ज क्यू है और इसका एरिया आपका ए है तो सिग्मा क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड एरिया ऑफ दैट सरफेस। तो यहाँ से आपका चार्ज क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया। ऐसे ही आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं और ये आपका वॉल्यूम में होती है, जैसे आपका सिलेंडर्स हो गए, स्फेयर हो गया, ठीक है, इस तरह के सिस्टम्स में। और अगर उसमें क्यू चार्ज मान ले हैं और वी इसका वॉल्यूम है स्फेयर का, तो आपका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाती है, क्यू बाय वी, ठीक है। सेम है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया है, यहाँ पे चार्ज डिवाइड वॉल्यूम है। तो यहाँ से आपका नेट चार्ज क्या हो जाएगा, रो इंटू वी। तो तीनों को नोट कर लो, क्योंकि अब पूरे चैप्टर में हम यहाँ से एक स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसिडर करेंगे, उस पे चार्ज कहाँ से देखेंगे, आपको डेंसिटीज गिवन होंगी। अगर लीनियर है तो वहां से चार्ज क्या आ जाएगा आपका, अगर लीनियर है तो लैम्डा इंटू एल, अगर आपका एरिया एलिमेंट है तो आपका सिग्मा इंटू ए, और अगर वॉल्यूम में चार्ज कंसीडर कर रहे तो रो इंटू वी। तो धीरे धीरे हमारे चैप्टर्स का लेवल बढ़ता जा रहा है, अगर आप अच्छे से अच्छे से समझते रहना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी पे हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक तो हमने सिंपल डिस्क्रीट वायर, डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकाला है, आगे आगे अब हम कॉन्टिन्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो पहले इसे नोट कर लो फटाफट से, बिल्कुल सही है अभिषेक कुमार, स्मॉल चार्ज डी क्यू लैम्डा डी एल हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप अच्छे से समझ जाओगे, अभी नोट करो इसे। हो गया है नोट। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, अब हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी जो कि हमारा कल होगा। देखो जो बच्चे पहली क्लास में सारे प्रेजेंट है, अगर उनको नहीं पता है तो हमारी रोज क्लास लगने वाली है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, 5 दिन वीक में क्लास लगेगी, मंडे ट्यूसडे नहीं लगेगी। और हमारी ईएमटी की क्लास लगेगी 3 to 5 PM, जिसमें हम सारा सिलेबस 1 by 1 कवर कर रहे हैं, 3 लेक्चर हो चुके हैं। तो भाई कल से, आज तो बच्चे थे ही नहीं, रेगुलर हो जाओ बिल्कुल, ठीक है। कल से क्लास टाइम पे, और आज जितने भी आए 3:30 पे आए, आधे घंटे की क्लास चली गई, क्या फायदा। 3 PM पे एकदम शार्प ज्वाइन कर लेना। और अगर किसी को सेशन में डाउट हो तो, कोई क्वेरी रह गई हो, बाद में पढ़ना अच्छे से, हम काफ़ी क्वेश्चन साथ साथ ही कर रहे हैं, बाद में आप पूछ लेना, डिस्कस कर लेना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी। अभिषेक, इसमें आपका क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें 1 by 1 हम सारा सिलेबस कर रहे हैं। अभी मेरी 3 से 5 तक ईएमटी की क्लास थी आपका, अभी मेरे बाद 10 मिनट बाद 5 to 7 आपका क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास होगी, साथ में आपका फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स भी चलेगा, ठीक है। तो आप चैनल को देखते रहिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, बस आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको पता रहेगा कि हम क्या क्या नया लेके आ रहे हैं, ओके। तो चलो भाई आज की क्लास में इतना ही।